हेडिंग डालोगे पशुपालन विभाग की योजनाएं एवं संस्थान। हेडिंग क्या डालेगा? वेरी गुड क्वेश्चन। लाइव वालों को गुड मॉर्निंग भाई, जय श्री श्याम, राधे राधे। आज हम बात करने वाले हैं पशुपालन विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था की। बात तो अपन पहले कर ही चुके हैं, कौन कौन से हमारे इंस्टीट्यूट है और उनके अंदर इंचार्ज कौन कौन होता है। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं आज पशुपालन विभाग के अंदर कौन कौन सी योजनाएं चल रही है और उन योजनाओं के अंदर क्या क्या होता है। इसी के साथ बात करेंगे पशुपालन विभाग के अंदर पाए जाने वाले संस्थान के बारे में कि कौन कौन से संस्थान कहाँ कहाँ पर, सेंट्रल लेवल की बात करेंगे और स्टेट लेवल की भी बात करेंगे अपन। ठीक है, योजनाओं की अगर बात करते हैं तो सबसे पहली जो योजना आती है वो हमारे पास में पशु प्रजनन नीति। 1965 के आसपास, 1965 के आसपास कृत्रिम गर्भाधान की शुरुआत करी डिपार्टमेंट के अंदर। डिपार्टमेंट की खुद की स्थापना की अगर बात करते हैं तो 1958 के आसपास डिपार्टमेंट की स्थापना हुई। एग्रीकल्चर के साथ में चलते थे, फिर एग्रीकल्चर से अलग हुआ, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अलग हुआ, फिर वेटनरी डिपार्टमेंट अलग हुआ। लेकिन मंत्री जी आज भी एक ही चलते हैं, कृषि और पशुपालन मंत्री एक साथ ही चलते हैं अपने। ठीक है ना। 1965 के अंदर जब एआई की शुरुआत हुई उस टाइम पर हमने ब्रीड का ध्यान नहीं रखा। हमारा मन किया इसके अंदर ये लगाना, इसके अंदर ये लगाना, इसके अंदर ये लगाना, कोई सा भी सीमन किसी भी ब्रीड के अंदर लगा दिया हमने। क्यों? कारण ये था कि हमारे को मिल्क प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान देना था। मिल्क प्रोडक्शन की अगर बात करते हैं तो इंडिजिनस ब्रीड और फॉरेन ब्रीड्स, एक्सोटिक ब्रीड्स की अगर बात करते हैं, ज्यादा किसके अंदर है? देसी नस्लों से ज्यादा दूध देती है विदेशी वाली? विदेशी नस्लें ज्यादा दूध देती हैं। विदेशी नस्लें जब ज्यादा दूध देती हैं तो विदेशी नस्लों का सीमन और उनके बुल इंपोर्ट किए गए और वो हमारी देशी नस्लों के अंदर लगाया गया, जिससे जो प्रोजनी उत्पन्न हुई उसको हमने क्रॉस ब्रीड कैटल भी कहा, जिसका प्रोडक्शन हमारी देशी नस्लों से तो ज्यादा ही था। ठीक है, एक लेवल तक वो ठीक लगा हमारे को। क्यों? क्योंकि हमारे को श्वेत क्रांति लानी थी। श्वेत क्रांति 3 चरणों के अंदर लागू हुई थी। फर्स्ट फेज के अंदर चला 1970 से 1980, सेकंड के अंदर 81 से 85 और थर्ड के अंदर 85 से 96। 96 के अंदर हम कि अपने पास में दूध की कोई कमी नहीं है। उसके बाद में हमारे को सोचने का आवश्यकता हुई कि अब दूध की जब कमी नहीं है तो हमारे को ब्रीड इंप्रूवमेंट के ऊपर, क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के चक्कर में हमने हमारी जो देसी गोवंश था उसके अंदर इतनी ज्यादा क्रॉस ब्रीडिंग करवाई कि खुद का अस्तित्व खतरे के अंदर आ गया। इस कंडीशन से बचने के लिए फिर हमारे को किसकी आवश्यकता पड़ी? पशु प्रजनन नीति की। कौन से पशुओं के अंदर कितनी बार एक ही तरह के सीमन का आप इस्तेमाल कर सकते हो ये बताया गया। किसके अंदर कौन सा सीमन अलाउ है, किसके अंदर कौन सा नहीं लगाना है, ये सारी की सारी बातें किसके अंदर लिखी गई? पशु प्रजनन नीति। हमारे से पूछा जाता है एनिमल ब्रीडिंग पॉलिसी कब लागू की गई? 1998 के अंदर लागू की गई। उसके बाद में 2 बार इसको चेंज किया गया, 2007 व 2015 पुनरीक्षित किया गया। पुनरीक्षित का मतलब रिवाइज्ड। लास्ट टाइम जब रिवाइज हुई थी वो कब हुई थी? 2015 के अंदर। तो वर्तमान के अंदर जो 2015 की ब्रीडिंग पॉलिसी है उसी को फॉलो करते आ रहे हैं हम। डिपार्टमेंट के अंदर आने के बाद में पता लगेगा कि आपको क्रॉस ब्रीड का सीमन जल्दी से अलाउ नहीं करते, देते नहीं वो। आप बोलोगे कि एचएफ का दीजिए, बोले नहीं आप इंडिजिनस के ऊपर जाओ, साहिवाल का ले लो, थार पारकर का ले लो, गिर का ले लो, किसी का ही ले लो, लेकिन एचएफ का और जर्सी का ये 2 सीमन आपको जल्दी से अलाउ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब हम किसके ऊपर काम कर रहे हैं? ब्रीड इंप्रूवमेंट का। तो बेसिकली ब्रीडिंग पॉलिसी का जो लक्ष्य था या उद्देश्य था, चयनात्मक व उन्नत प्रजनन के द्वारा
पशुओं में, पशुओं से मतलब हमारा गाय भैंस था। नस्ल सुधार करना, ये किसका उद्देश्य था? ब्रीडिंग पॉलिसी का। आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि ब्रीडिंग पॉलिसी की शुरुआत कब हुई, ये भी नहीं पूछेंगे आपसे, इंपॉर्टेंट है 1998। लिखो। लिखो पशु प्रजनन नीति। उतारो रे, ऐसे कैसे उतारो? पानी की बोतल देना। मेलों में आज कुछ लिखवाया क्या? कुछ नहीं लिखवाया। कल लिख लिए थे मेलों के अंदर जो लिखना था। मेलों की तिथियों के अंदर बुक्स के अंदर वेरिएशन मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो हमने लिखा है वो सही लिखा है। क्या कर रखी है? देखो, थूकने वाले ऐसे तो नहीं कि स्टाफ को कोई आके वहां पर जाके थूक के जाता है। हाँ, परिचर वाले बैठते नहीं यहाँ पर, परिचर वाले इस क्लास के अंदर अलाउ नहीं है। बात कर लेंगे। लिख लिया? पहले नंबर पे आती है पशु प्रजनन नीति। 1998 के अंदर शुरुआत हुई थी। आरएलडीबी की स्थापना भी 1998 के अंदर हुई थी, है ना, राजस्थान लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड। तो बेसिकली पशु प्रजनन नीति को बनाने का काम ही आरएलडीबी ने किया था। आगे बात कर लेंगे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। ठीक है, सेकंड नंबर पे लिखोगे पशुधन विकास कार्यक्रम। पशुधन विकास कार्यक्रम, पशुधन विकास कार्यक्रम। गाय भैंस के अंदर नस्ल सुधार के लिए हमने 4 जगह पर बछड़ा पालन केंद्रों की स्थापना करी। बछड़ा पालन केंद्र पहले बनाया हमने रामसर अजमेर के अंदर, पीछे वाले बात नहीं करेंगे। दूसरा बनाया हमने कुमेर भरतपुर के अंदर। तीसरे नंबर पे नागौर और चौथे नंबर पे डग झालावाड़। पूछा जाता है कि इन 4 जगहों पर जो बछड़ा पालन केंद्र बनाए गए हैं, इनके अंदर कौन कौन से नस्ल के बछड़े रखे हुए हैं? रामसर अजमेर के अंदर गिर के हैं, कुमेर भरतपुर में मुर्रा, नागौर के अंदर नागौरी प्लस मुर्रा, और अगर बात करते हैं डग झालावाड़ की, यहां पर गिर प्लस मुर्रा। कौन सी? मुर्रा। ठीक है। बछड़ा पालन केंद्रों की स्थापना क्यों की गई? क्योंकि हमने इन 4 जगहों पर पहले से ही हमारे फार्म चला करते थे। फार्म के अंदर हम खुद फीमेल एनिमल्स रखते हैं और उनके अंदर एआई के द्वारा उन्नत नस्ल के बछड़े उत्पन्न करते हैं। ठीक है। बछड़ों की अगर बात करते हैं तो ये बछड़े बड़े होकर चूंकि उन्नत नस्ल से पैदा हुए हैं तो उन्नत नस्ल के ही होंगे। ठीक है। बछड़ियों को तो हम फील्ड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं,
यानी कि अगर बछड़ियों जो हमारे पास में ज्यादा हो जाती है बछड़ा पालन केंद्रों के ऊपर, तो बछड़ियों की नीलामी के लिए अखबार के अंदर बाकायदा पोस्ट दी जाती है और इनकी नीलामी की जाती है। ओपन नीलामी है, सामने खड़ी है, रेट लगा लो और खरीद के ले जाओ। ठीक है। बछड़े जो रखे जाते हैं, मेल एनिमल्स जो रहते हैं, उनका उपयोग ब्रीडिंग के लिए करना होता है। अब इनके पास में इतने बछड़े कि खुद तो काम ले नहीं सकते, पहली प्रायोरिटी देते हैं सीमन स्टेशन को, कि पूरे देश के अंदर जो सीमन स्टेशन है उनको एक मेल की जाती है और मेल के द्वारा बताई जाती है कि हमारे पास में ये बछड़े अवेलेबल है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ले जा सकते हो। दूसरा ऑप्शन आता है फील्ड वाला। मान लो गांव वाले के पास, गांव वाले अगर चाहते हैं कि नहीं साहब हमको भी एक ऐसा सांड चाहिए जिसका हम ब्रीडिंग के लिए उपयोग कर सके, तो संबंधित जो अधिकारी होगा वहां पर, पशु चिकित्सा अधिकारी होगा, उसको गांव वाले मिलकर एक एप्लीकेशन देंगे। वो एप्लीकेशन वहां से जाएगी ज्वाइंट ऑफिस के अंदर, ज्वाइंट ऑफिस से जाएगी इन बछड़ा पालन केंद्रों के ऊपर। अगर बछड़ा पालन केंद्र के ऊपर अगर कोई बछड़ा अवेलेबल है तो ये पशुपालकों को निःशुल्क अवेलेबल करवाया जाएगा, पैसे नहीं लिए जाएंगे। बछड़ियों की नीलामी से तो पैसे लेंगे ये, लेकिन बछड़ों की नीलामी तो करेंगे नहीं, इंडिविजुअल को ही दिया जाएगा और किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। लेकिन गांव वालों की जिम्मेदारी इतनी है कि पालना पोषण और सारा सब कुछ कौन करेंगे, गांव वाले ही करेंगे मिलकर। इंडिविजुअल पशुपालक को यहां से कोई भी बछड़ा नहीं दिया जाएगा। ठीक है। तो 4 जगह पर बछड़ा पालन केंद्र खोले गए हैं। सबसे पहले कौन सी नस्ल के, दूसरे नंबर पे नस्ल, तीसरे नंबर पे कौन सी, और चौथे नंबर पे कहां पर। ठीक है। सेंट्रल बफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, सेंट्रल बफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहां पर है, ये भी हमारे को याद रखना है। सेंट्रल लेवल को जो इंस्टीट्यूट है उनका पूरा नाम भी पूछा जाता है आपसे, तो कोशिश ये करेंगे कि हमने इंग्लिश में लिख रहे हैं तो इनको याद भी आप इंग्लिश में ही करो, आपको हिंदी में दिया नहीं जाएगा ये। लिख लिया सबने। नेक्स्ट लिखो बकरी विकास कार्यक्रम।
क्या हो गया सर? बकरी विकास कार्यक्रम। एक परियोजना चली थी इंडो स्विस परियोजना के अंतर्गत रामसर अजमेर बकरी प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई। पूछा जाता कि नस्ल कौन सी रखी गई? वो थी सिरोही। सेंट्रल लेवल के इंस्टीट्यूट की अगर बात करते हैं, CIRG पूरा नाम है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट। केंद्रीय बकरी अनुसंधान के संस्थान। पूछा जाता है कहां पर है? मखदूम। कहां पर है? मथुरा। कहां पर है? साथ ही साथ हमारे से पूछा जाता है पश्चिम क्षेत्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहां पर है? मालपुरा, टोंक। तो शुरुआत के अंदर जब बकरियों के ऊपर हमारे को रिसर्च करने की जरूरत थी, उस टाइम पर हमने रामसर अजमेर, इंडो स्विस परियोजना का नाम था। रामसर अजमेर के अंदर बकरी प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई और वहां पर सिरोही नस्ल के बकरे रखे गए। वर्तमान के अंदर NLM स्कीम चलती है, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, उसके अंतर्गत हम बकरी पालन के लिए ऋण देते हैं। वहां पर भी हम कौन सी बकरियों के लिए दे रहे हैं? सिरोही। राजस्थान के अंदर जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम चल रही है उनके अंदर मैक्सिमम में कौन सी नस्ल आ रही है? सिरोही। याद रखोगे। बकरियों के ऊपर केंद्रीय लेवल के संस्थान की अगर बात करते हैं तो CIRG सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट, पूरा नाम ध्यान रखोगे। कहां पर है? मखदूम, मथुरा के अंदर है। और यूपी कहां पर है? भारत के अंदर। कहां पर है? भारत के अंदर। पश्चिम क्षेत्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र की स्थापना अगर बात करते हैं, चूंकि राजस्थान के अंदर बकरियां ज्यादा है, यूपी के अंदर ज्यादा थोड़ी है, बकरियों के अंदर राजस्थान कौन से नंबर पे? पहले नंबर पे। इसलिए राजस्थान के अंदर रिसर्च के लिए पश्चिम क्षेत्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। कहां पर?
CIRG मखदूम, मखदूम, मथुरा और फिर यूपी। गाय भैंस का विकास किया हमने बछड़ा पालन केंद्रों के द्वारा। बकरी का विकास किया बकरी प्रजनन केंद्र की स्थापना करके, कहां पर? रामसर अजमेर के अंदर। सेंट्रल लेवल पे इंस्टीट्यूट बनाया गया है CIRG, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गॉट, कहां पर? मगधो मथुरा। इसके अलावा पश्चिम क्षेत्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहां पर की गई? ठीक है, पहले से CSWRA चल रहा था इसलिए वहीं पर हमने स्थापना भी कर दी। हेडिंग डालोगे भेड़ विकास कार्यक्रम। हेडिंग डालोगे भेड़ विकास कार्यक्रम। भेड़ विकास कार्यक्रम। भेड़ विकास कार्यक्रम। राजस्थान में भेड़ों की संख्या और उपयोगिता को देखते हुए राजस्थान सरकार ने भेड़ एवं ऊन विभाग की स्थापना करी। कौन से विभाग की? भेड़ एवं ऊन विभाग, जो सिर्फ भेड़ और ऊन के अंदर ही डील करता था। धीरे धीरे भेड़ों की संख्या के अंदर कमी होने लगी और ऊन प्रोडक्शन भी हमारा कम होता गया। उस केस के अंदर हमारे को भेड़ एवं ऊन विभाग की उपयोगिता खत्म सी लगी, वो कोई काम नहीं आ रहा। उस केस के अंदर 2002 के अंदर भेड़ एवं ऊन विभाग के जितने भी अधिकारी और कर्मचारी थे उन सबको मर्ज कर लिया गया पशुपालन विभाग के अंतर्गत। वर्तमान के अंदर भेड़ एवं ऊन विभाग के जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हैं पशुपालन विभाग के अंदर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, भेड़ के अंदर काम करने के लिए हमारे को सेंट्रल लेवल के इंस्टीट्यूट की आवश्यकता थी जिसका नाम था CSWRI। क्या नाम था? पूरे नाम की अगर बात करते हैं तो सेंट्रल शिप इतना बड़ा तो नाम ही नहीं था जितना बड़ा तुम बोल दिए। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान। कहां पर बनाया गया? विवेकानगर मालपुरा टोंक के अंदर। इसके अलावा अगर बात करते हैं भेड़ के अंदर ही ऊन विकास बोर्ड, वूल डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की गई जोधपुर के अंदर। इसके अलावा ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला, प्रयोगशाला की स्थापना की गई विजय भवन बीकानेर के अंदर। इसके अलावा अगर बात करते हैं एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी की स्थापना की गई बीकानेर के अंदर। इसके अलावा भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई जयपुर के अंदर। इसके अलावा भेड़ प्रजनन फार्म की स्थापना की गई फतेहपुर
सिक्कर के अंदर। तो फतूर के अंदर प्रवेश करने से पहले ही राइट साइड के अंदर हमारा भेड़ प्रजनन फार्म है। तो भेड़ों के विकास के लिए सेंट्रल लेवल के इंस्टीट्यूट की आवश्यकता थी, तो उसके स्थापना करी हमने CSWI के रूप में, सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान। कहां पर है? अविकानगर, मालपुरा, टोंक। ऊन विकास बोर्ड की स्थापना की गई जोधपुर के अंदर, और इसी के साथ में ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला को उनकी क्वालिटी और उसकी मार्क रैंकिंग कैसे कैसे की जाएगी उसके आधार पर कहां पर बनाया गया? विजय भवन। वर्तमान के अंदर अगर आप में से कोई बीकानेर से हो, राजूवास देखी हुई है, तो राजूवास महल के अंदर चल रही है अभी, उस महल का नाम ही है विजय भवन। तो वो जो महल वाला जो राजकुमार था, उसको पशुओं से बहुत प्यार था, फिर उसने सुसाइड कर लिया। तो बाप ने कहा कि याद के अंदर बोलो ठीक है, पशुओं के लिए दान कर देते हैं। तो राजूवास वर्तमान के अंदर जो चल रही है वो विजय भवन के अंदर ही चल रही है, और उसी के एक पोर्शन के अंदर क्या थी? ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी का निर्माण भी कहां पर किया गया? और भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण और भेड़ प्रजनन फार्म। ऊन उत्पादन के अंदर भारत के अंदर नंबर 1 कौन है? राजस्थान। कौन है? याद रह जाएगा, लिखेंगे इसको भी, लिखो। किसके? मैंने CSWRI का नाम लिया ही नहीं सर। ये तो सेंट्रल लेवल का इंस्टीट्यूट है। भेड़ एवं ऊन विभाग तो राजस्थान सरकार का चला करता था, ये तो रिसर्च का काम करते हैं। CSWRI का अपना स्टेट गवर्नमेंट से मतलब ही नहीं इनको। तो सेंट्रल लेवल के या केंद्रीय लेवल के जो संस्थान रहते हैं, जो भारत के लेवल पे रहते हैं, जैसे कि अगर बात करें NRCC, नेशनल लेवल का है अपने राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर होने के बावजूद भी हमारा कोई रोल नहीं है उसके अंदर, सारा सब कुछ बाहर से ही होता है उनके अंदर। मेरे को तो बुला क्यों रहे थे बताओ?
राजस्थान शीप में नंबर 1 है या वूल में नंबर 1 है? राजस्थान ऊन उत्पादन के अंदर नंबर 1 है। भेड़ की संख्या के अंदर कौन सा स्थान है? चौथा। कौन सा है? चौथा। नंबर 1 कौन है? तेलंगाना, है ना। पशुगणना हमारे कोर्स के अंदर है, जस्ट इसके बाद में बात करेंगे अपन। पशुगणना और पशु क्या एक्सटेंशन में पढ़ा देंगे अपन तो। अच्छा, ऐसा थोड़ी है कि भाई एक्सटेंशन में याद नहीं करोगे, रेपलिम में याद करोगे, ऐसा कुछ है क्या? नहीं कर लोगे? लिखो रे लिखो। केवीके का नाम सुना? केवीके, कृषि विज्ञान केंद्र। कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की अगर बात करते हैं तो भारत के अंदर प्रथम केवीके बनाए गए थे पांडिचेरी। पांडिचेरी, पांडुचेरी, पांडिचेरी मतलब समझ रहे हो तुम। 1974 के अंदर। राजस्थान के प्रथम केवीके की अगर बात करते हैं तो वो कहां पर बना था? फतेहपुर सिक्कर। नोट डाल के लिखोगे यहीं पे। राजस्थान में प्रथम केवीके कृषि विज्ञान केंद्र फतेहपुर सिक्कर। स्थापना की अगर बात करते हैं 1976। बात करते हैं भारत में प्रथम केवीके की। पांडिचेरी, 1974, 1974। 1974 के अंदर तो भारत में प्रथम केवीके बना था पांडिचेरी, और राजस्थान में प्रथम केवीके की बात करते हैं तो वो बना था। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि भेड़ प्रजनन फार्म की खुद की स्थापना कब हुई थी? भेड़ प्रजनन फार्म 1972, 1972 में। भेड़ प्रजनन फार्म फतेहपुर सिक्कर के अंदर बना 1972 के अंदर। 2 साल बाद में प्रथम केवीके बना भारत के अंदर 1974 में, और उसके 2 साल बाद के अंदर राजस्थान में प्रथम केवीके बना। किसके अंदर? फतेहपुर के अंदर। और चूंकि कैंपस हमारे पास में काफी बड़ा है, हजारों बीघा जमीन है यहाँ पर, तो इसी के अंदर हमने क्या बना दिया? केवीके भी बना दिया। दिक्कत? लिख लिया? नेक्स्ट लिखो। हेडिंग डालो, भेड़ की बीमा योजनाएं। डिपार्टमेंट जब चला करता था तो 3 योजनाएं चला करती थी। अविका कवच योजना, अविका पाल योजना, और अविरक्षक योजना। हमारे से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी योजना के अंदर तो भेड़ का बीमा किया गया और किसके अंदर भेड़ पालक का बीमा किया गया। ओनर के इंश्योरेंस की जरूरत हमारे को इसलिए पड़ी क्योंकि भेड़ों के साथ रेवड़ में चलती हैं, और रेवड़ के अंदर जो भेड़ पालक होते हैं वो इनके साथ साथ ही चलते हैं। तो रोड पे अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो उस केस के अंदर भेड़ पालक को सुरक्षा देना भी सरकार का ही काम। इसके लिए अविका पाल और अविका रक्षक योजना के अंतर्गत भेड़ पालक का बीमा किया गया, और अविका कवच योजना के अंदर किसका बीमा किया गया? भेड़ का बीमा किया गया। क्लियर है? लिखो।
क्या सर? सर योजनाएं दोनों चला दी ना हमने यार। दोनों का जानवर और आदमी एक जैसा थोड़ी हो जाएगा। जानवरों के लिए अलग योजना और आदमी के लिए अलग योजना। दिक्कत हो जाएगी, एक हो जाएगी तो। कौन सा नंबर आएगा? हेडिंग डालोगे कुक्कुट विकास कार्यक्रम। पोल्ट्री। कुक्कुट विकास कार्यक्रम, पोल्ट्री, मुर्गियां। कुक्कुट विकास कार्यक्रम लिख लिया। देखो इधर, पोल्ट्री की अगर बात करते हैं तो पोल्ट्री के अंदर सेंट्रल लेवल के इंस्टीट्यूट की अगर बात करते हैं तो वो है CARI। पूरा नाम है इसका सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान। यह है इज्जतनगर बरेली के अंदर। कहां पर है? इज्जतनगर बरेली के अंदर IVRI है। क्या है? IVRI, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसी कैंपस के अंदर हमारे पास में क्या है? CARI। ठीक है। राजस्थान के अंदर आते हैं। राजस्थान के अंदर राजकीय कुक्कुट फार्म की स्थापना की गई खातीपुरा के अंदर। और खातीपुरा कहां पर है? जयपुर के अंदर। जयपुर में 2 खातीपुरा है, एक तो जोटवाड़ा के पास में, एक जगतपुरा के पास में। तो ये जोटवाड़ा वाला है वैसे। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करते हैं राजकीय कुक्कुट रोग निदान प्रयोगशाला, इसकी स्थापना की गई गांधीनगर। कहां पर की गई? और गांधीनगर कहां पर है? जयपुर के अंदर। इसके अलावा राजकीय कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई शास्त्री नगर के अंदर। और ये वाला शास्त्री नगर कहां पर है? अजमेर के अंदर। कहां पर है? अजमेर के अंदर। ठीक है। पोल्ट्री की आपकी ट्रेनिंग आएगी कंफर्म। एक बार डिपार्टमेंट में आओगे 15 दिन की ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ेगा आपको अजमेर के अंदर। ठीक है। आपको पता है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा पोल्ट्री कहां पर है? अजमेर एरिया के अंदर। तो वहीं पर हमने ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना करी है कि मुर्गी पालकों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते हैं। रहने खाने का उनका हिसाब से देख लेते हैं वो वाला। ठीक है। तो कोई भी अगर मुर्गी पालन करना चाहता है, किसी का इंटरेस्ट हो, तो वहां पर हमारे लिए भी बैच चलते हैं, VO के लिए भी, LSA के लिए भी, और मुर्गी पालक जो है उनके लिए भी, क्योंकि सबसे ज्यादा पोल्ट्री वहीं पर है। गवर्नमेंट के द्वारा पोल्ट्री फ्री के अंदर सप्लाई करने के लिए राजकीय कुक्कुट फार्म की स्थापना की गई खातीपुरा जयपुर के अंदर। वर्तमान के अंदर कंडीशन थोड़ी सी खराब भी है इसके अंदर। ठीक है ना। काम चल रहा है, बस घिसट घिसट के चल रहा है, बाकी चल रहा है, बंद नहीं हुआ अभी तक। इसके अलावा कुक्कुट रोग निदान प्रयोगशाला, यानी कि मुर्गी के अंदर अगर डिजीज डायग्नोसिस करना है अगर आपको, तो उसके लिए कहां पर जाना पड़ेगा? गांधीनगर जयपुर के अंदर। पोल्ट्री के अंदर अगर बात करते हैं तो एक बीमारी होती है बर्ड फ्लू। जानते हो? बर्ड फ्लू की जांच के लिए देश के अंदर एक ही लैब है, नाम है हाई सिक्योरिटी एनिमल डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी। कहां पर है? भोपाल। और भोपाल कहां पर है? यहां पर। ऑल ओवर इंडिया के अंदर अगर बर्ड फ्लू का केस कहीं पे भी आता है, आपको पता है बर्ड फ्लू जूनोटिक डिजीज है। अगर एक बार बर्ड फ्लू आ गया तो उसके अंदर सारी की सारी पोल्ट्री को मारना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं कि ठीक करेंगे, मार ही देंगे, सल्टा ही देंगे अपन उसके अंदर, क्योंकि इंसानों के अंदर बहुत तेजी से फैलता है। ठीक है। तो इसकी जांच के लिए जो कंफर्मेटिव डायग्नोसिस जो होता है वो यहां पर भोपाल के अंदर ही होता है।
अगर थोड़ा सा भी डाउट होता है तो सैंपल सिर्फ भोपाल ही जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे। और अगर उन्होंने कह दिया कि बर्ड फ्लू है तो फिर है, हम कुछ नहीं कर सकते फिर उसके अंदर। ठीक है ना, लिखना शुरू करोगे। सर यदि बकरी या भेड़ पालन के लिए कोई लोन लेना हो तो इसके लिए मिल जाता है क्या? विभाग, पशुपालन विभाग किसी प्रकार का कोई लोन नहीं देता है। पशुपालन विभाग का सिर्फ एक ही काम है कि अगर आप किसी बैंक से लोन दे रहे हो तो हम आपको हेल्थ सर्टिफिकेट बना के दे देंगे, और ज्यादा से ज्यादा अगर आपका पशु मर गया तो हम पोस्टमार्टम करके दे देंगे। दो ही काम है हमारे। लोन देने का काम बैंक वालों का है, तो आप बैंक वालों से संपर्क करें, है ना। क्या कह रहे हो सर? 1-2 साल पहले सिरोही की बकरी दिए तो लोन थोड़ी दिया था, फील्ड के अंदर एनएलएम बता रहा हूं ना सर। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंतर्गत सिरोही नस्ल के बकरे फील्ड के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क वितरित किए गए थे, और जो पशुपालक रखता था उस पशुपालक को ध्यान रखना पड़ता है, बस और कुछ नहीं है। गवर्नमेंट को पता है कि एक सल्टा भी देगा इसको, है ना। सारी चीजें अच्छी अच्छी थोड़ी होती है। ऐसे काम भी हो जाते हैं। लिख लिया, नेक्स्ट लिखो। कुक्कुट पालन के बाद में बात करते हैं शूकर विकास कार्यक्रम। शूकर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राजकीय शूकर फार्म की स्थापना की गई अलवर के अंदर। और यहां पर नस्ल रखी गई लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर। लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर। सेंट्रल लेवल के इंस्टीट्यूट की अगर बात करते हैं तो एनआरसीपी, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन पिग, गुवाहाटी, इनको बोलना शांति से बैठ जाए। जिसको मना किया सबसे ज्यादा रोड़ा वही कर रहा है जाकर। बाहर जाओ, लग बाहर जाओगे या शांति से बैठोगे? वेरी गुड, बैठो और बैठो सब।
राजकीय शुक्र फार्म की अगर बात करते हैं तो मेरे ख्याल से शायद अब रनिंग है नहीं मेरे ख्याल से। पहले लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर नस्ल के सुअर रखे गए थे, अभी शायद इनएक्टिव है। एनआरसी भी आसाम में ही क्यों बनाया गया? क्योंकि सबसे ज्यादा सुअर कहां पर है? आसाम के अंदर। जहां पर आसाम लिखा है वहां पर लिखोगे फर्स्ट रैंक इन पिग पॉपुलेशन। दिक्कत यहां तक? गाय भैंस का विकास किया, भेड़ बकरी का विकास किया, मुर्गे का विकास किया, सुअर का विकास किया। घोड़े जी नाराज हो रहे हैं, लिखो अश्व विकास कार्यक्रम। अश्व विकास कार्यक्रम। अश्व विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अश्व प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई सिवाना बाड़मेर के अंदर। सिवाना बाड़मेर। और यहां पर नस्ल रखी गई मालानी। इसके अलावा उदयपुर के अंदर भी बनाया गया था, वर्तमान में इनएक्टिव है। सेंट्रल लेवल के इंस्टीट्यूट की अगर बात करते हैं, एनआरसी नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र।
कहां पर है? हिसार हरियाणा। इसके एक यूनिट हमारे पास में है बीकानेर के अंदर, जोड़बीड़ के अंदर, है ना। यूनिट है, ध्यान रखना, ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल कहां पर है? हिसार हरियाणा के अंदर। आर्मी के अंदर जो घोड़ों की सप्लाई की जाती है, घोड़े हो चाहे खच्चर हो, दोनों ही की सप्लाई यहां से की जाती है, हिसार हरियाणा से। इसके अलावा एक यूनिट मेरठ हो रहा है, वहां से भी आर्मी को सप्लाई की जाती है। ओरिजिनल के अंदर एनआरसी है कहां पर? हिसार हरियाणा। लिख लिया? नेक्स्ट लिखो, उष्ट्र विकास कार्यक्रम। 90 नंबर पे क्या है? उष्ट्र विकास कार्यक्रम। कैमल, ऊंट। उष्ट्र का मतलब ऊंट होता है, पता नहीं सा? ठीक है। ऊंट की संख्या के अंदर भी राजस्थान नंबर 1 है। इसीलिए सेंट्रल लेवल का इंस्टीट्यूट कहां पर बना गया? एनआरसीसी। ऑन कैमल। राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र। बनाया गया जोहड़बीड़, बीकानेर। इसके अलावा डिपार्टमेंट द्वारा उष्ट संरक्षण योजना की शुरुआत की गई 2016 के अंदर, जिसके अंतर्गत ऊंटनी के बच्चे के जन्म पर 10,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। तीन किस्तों के अंदर मिलते हैं, पहले 3,000, फिर 3,000 और उसके बाद में 4,000। कैमल कंजर्वेशन स्कीम अभी भी चल रही है। क्या कर दिए क्या? 2016 में शुरुआत हुई थी, उस टाइम पे 10,000 रुपए थे, इसलिए 10,000 ही लिखा है। स्थापना लिखना है इसकी 5 जुलाई 1984। एनआरसीसी की स्थापना 5 जुलाई 1984, 1984।
लिख लिया? हो गया सबका विकास? बच रहा है कोई? कुत्ता और बिल्ली पशुधन की श्रेणी में नहीं आते हैं क्योंकि उनसे हमारे को किसी भी प्रकार का आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं होता। ठीक है। गधे आते हैं, लेकिन गधों के लिए हमने एनआरसी इक्वाइन लिखा है वहां पर, घोड़ा नहीं लिखा। ठीक है ना? तो वहां पर सारे के सारे आ जाते हैं। ठीक है। कुछ संस्थानों के बारे में पूछा जाता है हमारे से, जैसे RLDB, पूरा नाम है राजस्थान लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड। राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड। कहां पर है? लालकोटी जयपुर। डायरेक्टरेट के जस्ट पीछे RLDB का ऑफिस है। स्थापना की अगर बात करते हैं 25/3/1998। राजस्थान सहकारी अधिनियम 1958 के अंतर्गत स्थापना की गई। ठीक है। पशुपालन विभाग चल रहा था, डायरेक्टरेट हमारे पास में थी, कोई दिक्कत नहीं थी हमारे को। प्रॉब्लम हमारे को तब आती थी जब राजस्थान सरकार की योजनाओं को चलाने के लिए तो हम सक्षम थे, लेकिन सेंट्रल लेवल की अगर कोई सी भी योजना आती थी तो डायरेक्टरेट वालों पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ जाता था। क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट तो एक ही है। तो सेंट्रल की योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए और उनके क्रियान्वयन के लिए हमारे को एक अलग से संस्थान की आवश्यकता हुई। फिर हमने स्थापना करी किसकी? RLDB, राजस्थान सहकारी अधिनियम 1958 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई। अध्यक्ष की पोस्ट के ऊपर गवर्नमेंट ही बैठाएगी, आप कभी नहीं बैठ सकते। गवर्नमेंट अपने आप नॉमिनेट करेगी इसके ऊपर, और RLDB का अध्यक्ष घोषित कर दिया जाएगा किसी को भी। क्यों? क्योंकि ये सोसाइटी के अंदर पंजीकृत संस्था है। स्थापना कब हुई? 25/3/1998 को। गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट आया था जिसका नाम था NPCBB, नेशनल प्रोजेक्ट ऑन कैटल एंड बफेलो ब्रीडिंग। ये प्रोजेक्ट आया था, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसको 26/2/2001 को राज्य क्रियान्वयन एजेंसी घोषित किया गया। सेंट्रल का प्रोजेक्ट आया 26/2/2001 को। प्रोजेक्ट का नाम था NPCBB, पूरा नाम नेशनल प्रोजेक्ट ऑफ कैटल एंड बफेलो ब्रीडिंग। इसके अंतर्गत RLDB को राज्य क्रियान्वयन एजेंसी घोषित किया गया, यानी कि राज्य की तरफ से ये एजेंसी काम करेगी इस प्रोजेक्ट के ऊपर। आपको वीओ को और पशुपालकों को ट्रेनिंग देने के लिए स्थापना की गई RSLMTI की। पूरा नाम है राजस्थान स्टेट लाइव स्टॉक मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, राजस्थान राज्य पशुधन प्रशिक्षण प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान। बनाया गया जामडोली जयपुर के अंदर, और स्थापना हुई इसकी सेम ईयर 1998
98 में, ठीक है ना। तो पहले तो क्या राज्य स्तर की ट्रेनिंग हुआ करती थी यहाँ पर, अब वर्तमान के अंदर संभाग स्तर पर ट्रेनिंग सेंटर बना दिए गए। अगर जयपुर संभाग के अंदर अगर आपकी पोस्टिंग होती है, RSLMTI के दर्शन करने का सौभाग्य आपको प्राप्त होगा ही होगा। ट्रेनिंग यहीं पे होगी, हमारी भी होती है, आपकी भी होती है, पशुपालकों के लिए भी अलग अलग बैच चला करते हैं, ठीक है ना। भरतपुर वालों ने तो देखा होगा, घाट की गुणी सुरंग से निकलते हैं, होटल चंद्रमहल आती है राइट साइड के अंदर, और उसके जस्ट सामने की तरफ RSLMTI के अंदर पानी की टंकी है, जिसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिख रखा RSLMTI, वहीं पर है, आगरा रोड पे। चूंकि एरिया जामडोली वाला है इसलिए लिख दिया, आप भी लिख लेना आगरा रोड, जामडोली जयपुर। क्या कर रहे हो सर? जो RLDB के लिए यही है, NPCBB लिखा है RLDB के लिए, RSLMTI अलग लिखा है आपने। जामडोली, कोशिश करेंगे कि जो शॉर्ट फॉर्म है उसको बड़ी के अंदर आप इंग्लिश में याद रखो। RSLMTI को राजस्थान स्टेट लाइव स्टॉक मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ही याद रखो, ना कि राजस्थान राज्य पशु प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान याद रखो। ध्यान रखना, जितनी हिंदी अपने को आती है एग्जामिनर को नहीं आती है। एक बार और रिपीट करते हैं, शुरुआत करते हैं RLDB की। RLDB की आवश्यकता हमारे को इसलिए पड़ी क्योंकि सेंटर की जो योजनाएं होती थी उनकी मॉनिटरिंग हम कर नहीं पाते थे, हमारे ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर रहता था। इसके लिए हमने कहा कि हम एक ऐसी संस्था का निर्माण करते हैं जो सेंटर केंद्र की जो योजनाएं आएगी उनकी मॉनिटरिंग भी करेगी और इम्प्लीमेंटेशन यानी कि क्रियान्वयन का काम भी करेगी ये वाली। इसके लिए हमने स्थापना करी RLDB की। तो RLDB राजस्थान लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की गई 1998 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत की गई? राजस्थान सहकारी अधिनियम, है ना। अगर आप कोई सोसाइटी बना रहे हो 4-5 लोग मिलकर, तो सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन हमेशा कौन से एक्ट में अंदर होगा? राजस्थान सहकारी अधिनियम 1998 के अंतर्गत रजिस्टर्ड संस्था है ये। इसके ऊपर हमेशा एक अध्यक्ष बैठेगा और वो अध्यक्ष हमेशा गवर्नमेंट लगाएगी, आपका रोल नहीं है। लेकिन आपकी पोस्टिंग होगी यहाँ पर, क्यों? क्योंकि काम तो हमारे को ही करना है, ठीक है। तो उस केस के अंदर इसकी स्थापना की गई 25 मार्च 1998 को। 2001 के अंदर सेंटर का पहला प्रोजेक्ट आया, NPCBB, पूरा नाम था नेशनल प्रोजेक्ट ऑन कैटल एंड बफेलो ब्रीडिंग। इस प्रोजेक्ट के लिए राज्य क्रियान्वयन एजेंसी यानी ऐसी एजेंसी, पहले तो डिपार्टमेंट काम करता था इसको,
अब कौन किसको दिया? आरएलडीबी को। तो आरएलडीबी को राज्य क्रियान्वयन एजेंसी घोषित कर दिया हमने कि ये एनपीसीबीबी का जो सेंटर का प्रोजेक्ट है, उसकी मॉनिटरिंग भी, उसके फंड का, उसका क्या करना है, क्या लेना देना, सारा सब कुछ वो आरएलडीबी करेगी। वर्तमान के अंदर सारे जितने भी स्टेट है सबके अंदर पशुधन विकास बोर्ड बने हुए हैं। अपने यहाँ पे बात करते हैं तो राजस्थान पशुधन विकास, गुजरात की अगर बात करते हैं जीएलडीबी गुजरात लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड, केएलडीबी केरला लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड। क्योंकि सेंटर की योजनाओं के लिए सेंटर ने भी सोचा कि ठीक है तुम्हारे ऊपर वर्कलोड ज्यादा है तो अलग से बना लो तुम, तो सभी राज्यों के अंदर लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड चल रहे हैं। अलग से अगर बात करते हैं आरएसएलएमटीआई की, तो राज्य स्तर के ऊपर हमारे एक संस्थान की आवश्यकता थी जहां पर हम सबको ट्रेनिंग दे सके। भाई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके खुद के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, लेकिन हम थे नहीं हमारे पास में कुछ भी। उस केस के अंदर हमने करी आरएसएलएमटीआई की स्थापना, और ये करी हमने 1998 जुलाई 1998 के अंदर करी थी बेसिकली। ठीक है, तो नाम पूरा राजस्थान स्टेट लाइव स्टॉक मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, शुद्ध हिंदी के अंदर राजस्थान राज्य पशुधन प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान। कहां पर है? आगरा रोड, जामडोली, जयपुर के अंदर। स्थापना लिख लेना जुलाई। और भी थोड़ा सा डीप करना चाहो तो जुलाई 1998, इतनी ज्यादा इंपोर्टेंट भी नहीं है रहे। नाम नाम जरूर याद रखना सारे के सारे। एनडीडीबी पहले लिख ही चुके अपन। सेंट्रल लेवल के इंस्टीट्यूट के अंदर एक नाम आता है आईवीआरआई, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। कहां पर है? इज्जत नगर, बरेली, यूपी। एमबीबीएस का नाम सुना है? क्या होता है एमबीबीएस का पूरा नाम? मास्टर ऑफ मेडिकल। अरे एमबीबीएस का पूरा नाम बताओ, दोबारा बता। यार मैंने तो सुना था मियाँ बीवी बच्चों सहित, पता नहीं वो बोल के गया था संजय दत्त एक बार। मुन्ना भाई, ठीक है। एमबीबीएस की अगर बात करते हैं तो एमबीबीएस की जो सबसे अच्छी कॉलेज मानी जाती है वो है एम्स। पता है आपको? वेटनरी की सबसे अच्छी कॉलेज मानी जाती है आईवीआरआई, एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। तो वेटनरी के अंदर एम्स के बराबर दर्जा कौन रखता है? आईवीआरआई। लिखो आईवीआरआई। इसके बाद में लिखोगे पशुधन निशुल्क आरोग्य योजना। पशुओं के लिए निशुल्क दवाइयां उपलब्ध करवाना। 15 अगस्त 2012। राजूवास, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी
एंड एनिमल साइंस। राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। कहां पर है? बीकानेर। स्थापना की अगर बात करते हैं 13 मई 2010। 13 मई 2010 को राजवास की स्थापना हुई। उससे पहले वेटनरी वाले एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंडर में आते थे। मतलब जो कॉलेज थे हमारे, चाहे वो एलएसए कॉलेज हो, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, जहां पर बीएससी एंड एएच होती है, वो सारे के सारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंडर में आते थे। पर उस टाइम पे डॉक्टर ए.के. गहलोत सीवीएस बीकानेर के डीन थे। उनका लाइजनिंग काफी अच्छी थी, फील्ड के अंदर काम भी बहुत अच्छा किया हुआ था। तो उन्होंने गवर्नमेंट को समझाया कि सर हमारा काम एग्रीकल्चर से नहीं है, हमारा काम पशुओं से है, तो हमारे को अलग फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने उनकी बात मानी और उनको कहा कि आप बताओ क्या करें। बोले सर राजवास की स्थापना करो। तो राजवास की स्थापना से पहले यूनिवर्सिटी सारी एग्रीकल्चर वाली हुआ करती थी। राजवास की स्थापना के बाद में वर्तमान के अंदर आपकी जो डिग्री आती है ना, डिग्री और आपकी जो मार्कशीट आती है, सब पे राजवास का नाम आता है। वो इसीलिए आता है क्योंकि अब एक ही यूनिवर्सिटी है वेटनरी के अंदर, जिसके अंतर्गत सारे के सारे वेटनरी कॉलेज आते हैं, इंक्लूडेड आपके डिप्लोमा कॉलेज भी। स्थापना कब हुई थी? 13 मई 2010 को। जयपुर के अंदर पीजीआई भी आ रहा है, यूनिवर्सिटी नहीं है, कॉलेज है, ध्यान रखना। क्या सर? जोबनेर के अंदर बनेगी सर। सर यदि किसी पशु को नस्ल को पंजीकृत नस्लों में दर्जा दिलाना हो तो उस नई नस्ल के कितने पशुओं का होना आवश्यक है? वेरी गुड क्वेश्चन। लिख लिया? पंद्रह अगस्त 2012 से पहले विभाग के पास में कोई ज्यादा काम था नहीं, क्योंकि दवाइयां तो थी नहीं अपने पास में। ज्ञान देना होता तो ज्ञान तो मुंह से देते हैं, उसके अंदर जोर थोड़ी आता है। लेकिन फिर लागू हुई पशुधन निशुल्क आरोग्य योजना, जिसके अंतर्गत पशुओं के अंतर्गत हम निशुल्क दवाइयां देने लगे। रजिस्ट्रेशन के नाम पे हमने पर कैटल हेड 2 रुपए लेना शुरू किया। पशु के हिसाब से नहीं, कैटल हेड के हिसाब से। कैटल हेड के अंदर रखा गया है कि लार्ज एनिमल होगा तो उसका एक कैटल हेड काउंट किया जाएगा। अगर सुअर है तो 5 सुअर एक कैटल हेड माने जाएंगे। भेड़ बकरी है तो 10 भेड़ बकरी एक कैटल हेड मानी जाएगी। और अगर मुर्गी है तो 100 मुर्गियां एक कैटल हेड मानी जाएगी। ठीक है। और उसके लिए हमने फ्री में दवाइयां देना शुरुआत किया। रजिस्ट्रेशन के नाम पे शुरुआत में हमने 2 रुपए लिए पर कैटल हेड, 2 रुपए। फिर लास्ट ईयर बढ़ाकर उसको 5 रुपए कर दिया। फिर हम क्या है, मेडिकल वालों के पीछे पीछे चलते हैं। वो 10 रुपए लेते थे, हमने 2 रुपए लेने शुरू किए। नहीं, पहले 5 रुपए लेते थे, तब हम 2 रुपए लेते थे, फिर उन्होंने 10 रुपए किए तो हमने 5 रुपए कर दिए। फिर गवर्नमेंट ने उनको फ्री कर दिया तो हमने भी फ्री कर दिया। वर्तमान के अंदर हम ना तो किसी पर्ची के पैसे लेते हैं, ना एआई के पैसे लेते हैं, ना वैक्सीनेशन के पैसे लेते हैं। ओनर से किसी चीज के पैसे नहीं लेते, है ना, कहने के अंदर। पता ही है, बाकी तो आपको जानते हो, समझदार हो तो। लेकिन ये सारी की सारी चीजें ना, ध्यान रखना इस चीज को। पशुधन निशुल्क आरोग्य योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं पशुपालकों को मिलना चाहिए जो पशुपालक अपने पशु को पशु चिकित्सालय या उपकेंद्र के ऊपर लेकर आएगा, तो
तभी उसको पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं। आपकी इच्छा है कि आप दे देते हो, कोई बात नहीं, अच्छे आदमी हो आप। राजूवास के बाद में बात करते हैं निःशुल्क आरोग्य योजना के अंदर ही, नोट डाल के लिखो। एक कैटल हेड के अंतर्गत क्या क्या आता है? एक कैटल हेड का मतलब है एक गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, ऊंट या वन्य जीव, कोई सा भी हो सकता। इसका मतलब है 5 सूअर, इसका मतलब है 10 भेड़ या बकरी, दोनों में से कोई भी हो सकती। और इसके अलावा 100 मुर्गियां। ये आती हैं एक कैटल हेड के अंतर्गत। और भी कोई जानवर याद आ रहा है क्या? बहुत है इतने। जंगली जीव या वन्य जीव आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, ना किसी इंडिविजुअल ओनर की प्रॉपर्टी है, वो आते हैं वन विभाग के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? वन विभाग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो होता है उसके अंतर्गत आते हैं। तो अगर किसी जंगली जानवर के ट्रीटमेंट के लिए अगर आपको बुलाया जाता है तो आपसे पहले वहां पर वन विभाग का आदमी होना जरूरी है, ध्यान रखना। तुम डायरेक्ट पहुंच गए है ना अच्छाई अच्छाई के अंदर कि नहीं साहब रोंजड़ा तो बचाएंगे हम, और रोंजड़ा अगर मर गया तो वन विभाग वाली लंका लगा देंगे आप। हालांकि लाइजनिंग बना के रखते हैं अपन सबसे, अपन नाराज किसी को नहीं करते फील्ड के अंदर, सबसे बराबर लाइजनिंग, वो भी खुश अपन भी खुश। लेकिन वन्य जीवों के लिए वन विभाग ही उत्तरदायी है। पोस्टमार्टम करना हो चाहे कुछ भी करना हो, सारे काम वन विभाग वाले हमारे से संपर्क करेंगे, है ना, उनकी जिम्मेदारी है। ट्रीटमेंट करने का काम अपना है, बाकी वो कहां पर लेके जाते हैं कहां नहीं लेके जाते आपकी जिम्मेदारी नहीं है। ऐसे मत करना कि हाँ आपने बोले साहब घर पे ले जाओ आप तो वहीं पे इलाज करना 4 दिन तक। इंडोर फैसिलिटी नहीं है हमारे पास में, हम पेशेंट को एडमिट नहीं करते, है ना। जैसे होता है ना कि ज्यादा बीमार होता है तो आदमी हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाता है, वो एडमिट वाले काम अपने हॉस्पिटल में नहीं होते, ध्यान रखना। कर लो तुम एडमिट के नहीं साहब इसको तो बहुत कंडीशन खराब है भर्ती करना पड़ेगा इसको, वो वाला काम नहीं करना। नेक्स्ट लिखो। संस्थानों के अंदर एक नाम आता है पशु पोषाहार संस्थान। आगरा रोड, जयपुर। न्यूट्रिशन से रिलेटेड अगर कोई भी काम है अगर आपको तो आप यहां पर करवा सकते हो। सर ये वापस समझाना, समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया भाई? एक योजना चलती है एसकेड, पूरा नाम याद रखना है इसका, असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कंट्रोल ऑफ एनिमल डिजीज। पूरा नाम है एसकेड का। डिपार्टमेंट की अगर बात करते हैं तो ठीक है, बुराई नहीं करनी चाहिए, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो वर्तमान के अंदर हमारे पास में संस्थाएं खुद की नहीं है। गवर्नमेंट सब सेंटर खोल रही है धड़ाधड़ धड़ाधड़, प्रत्येक ग्राम पंचायत के ऊपर एक सब सेंटर होना चाहिए और वहां पर एक एलएसए की पोस्ट होनी चाहिए। गवर्नमेंट ने सेंक्शन कर दिया, लेकिन ना तो हमारे वहां पर बैठने के लिए कमरा है, ना हमारे पास में कोई कुर्सी है, ना कोई जगह है हमारे पास। फिर आपकी पोस्टिंग हो जाती है, पोस्टिंग होने के बाद में आप जाते हो सरपंच के पास में, सरपंच साहब से हाथाजोड़ी करते हो कि साहब को एक कमरा दे दो। फिर सरपंच बोलता है अभी तो है नहीं, फिर आप पैर पकड़ोगे, नहीं साहब देना तो पड़ेगा।
फिर वो कहेगा चलो ठीक है, ग्राम पंचायत के अंदर एक वो कबाड़ वाला कमरा है, वहां पर बैठ जाओ साफ सफाई करके। फिर आप साफ सफाई करते हो और वहां पर बैठना शुरू करते हो। महीने भर बाद में सरपंच आता है, उसको दिखता है कि यार ये कमरा तो इतना अच्छा है, हमारे को तो पता ही नहीं था। डॉक्टर साहब ये कमरा तो क्या है, हमारे काम आएगा, ये खाली करो। बोले आप कहाँ पे जाएं? बोले दूसरे कबाड़ वाले कमरे के अंदर जाओ। है ना? तो वर्तमान के अंदर एसकेड योजना चल रही है, जहां पर ये कह रहे हैं कि ग्राम पंचायत से संपर्क करके आप संस्थान के लिए जमीन उपलब्ध कराओ। एसकेड के अंतर्गत हम बिल्डिंग का बजट देंगे आपको। है ना? तो वर्तमान के अंदर विभाग में काफी बिल्डिंगें बनने लग गई हैं। पहले तो कुछ भी नहीं था अपने पास में, सरपंच ही होलसेल हुआ करता था हमारा। पशु पोषाहार संस्थान की अगर बात करते हैं तो फीड के अंदर किसी भी प्रकार की मिलावट अथवा टॉक्सिसिटी का पता करवाना चाह रहे हो, उसके लिए आपको कहां पर जाना पड़ेगा? पशु पोषाहार संस्थान के अंदर। किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, पैसा नहीं लेते हम लोगों से। अगर जानवर की जांच करवानी है तो आपको जाना पड़ेगा एसडीडीसी, स्टेट डिजीज डायग्नोस्टिक सेंटर, राज्य पशु रोग निदान केंद्र। कहां पर है? गोपीनाथ मार्ग। ये कहां पर है? 5 बत्ती पे। और 5 बत्ती कहां पर है? जयपुर के अंदर। पशुओं के अंदर किसी भी प्रकार की रोग की जांच अगर करवाना चाहते हो तो पर्ची बना के ओनर को सैंपल के साथ में भेज दो, वो यहां पर दे देगा। देने के बाद में एक व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा, जैसे ही आपकी रिपोर्ट आएगी व्हाट्सएप के ऊपर भेज दी जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। यहां पर भी पैसा नहीं आपका। क्या सब सेंटर से? सब सेंटर से पशुपालक नहीं, अपना काम नहीं है पोषाहार बांटने का। कौन सा मिनरल मिक्सचर आता है? पोषाहार थोड़ी है, तो वो मिनरल मिक्सचर है। वो कितना दे सकते हैं ये पूछना चाह रहे हो क्या? वो आपकी समझदारी के ऊपर डिपेंड करना है। आपको पता है कि 6 महीने एक बार आती है सप्लाई अपने पास में। 2 कट्टे आ गए, अब आपकी इच्छा है कि 2 कट्टों को कब 2 दिन में खत्म कर दो, और आपकी इच्छा है कि 6 महीने चला लो। आपकी समझदारी के ऊपर है। सर वो 20-20 कट्टे आते हैं, लेकिन वो 20-20 कितने दिनों में आते हैं? बात तो वही ना, काम तो देखो, आपने 2 दिन के अंदर कट्टे बांट दिए, कोई बात नहीं। तीसरे दिन पशुपालक आएगा और फिर वो आपको डायलॉग देकर जाएगा, यहाँ पर क्यों बैठे हो जब आपके पास में दवाई नहीं है। तो इस कंडीशन से बचने के लिए मिनिमम यूज करो आप, कम से कम। हमने तो डिसाइड कर रखा है, एक गाय हो चाहे 10 गाय हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, थैली एक ही देंगे भाई। नहीं, मैं तो देवा ही एक सरकार बना कर रखी चाहिए, एक ही देनी चाहिए एक आदमी ने। गाय के हिसाब से कौन देवा? आदमियों के हिसाब से देवला। एक आदमी ने एक थैली, परिवार ने लिया पूरा ने 10 थैलियां दे देला, लेकिन एक आदमी ने एक ही थैली दूंगा। साइपरमेथ्रिन आती है 100 ml की आती है, 2.5 लीटर की बोतल के अंदर घोल के रखते हैं। आजा भाई 10-10 ml। काम चलाना पड़ता है। डिपार्टमेंट की हालत इतनी अच्छी नहीं है जितनी आप सोचते हो। अपने पास में पैसा नहीं है। पैसा क्यों नहीं है? क्योंकि हम गवर्नमेंट को कमा के नहीं दे रहे। आप कमा के दे रहे हो क्या? आज के टाइम सारी चीजें फ्री की है। गवर्नमेंट ओनर के ऊपर पैसा खर्च कर रही है, हमारे को सैलरी दे रही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। कुछ भी नहीं करने से मतलब रेवेन्यू नहीं है हमारे से। और गवर्नमेंट को आदमियों के मरने से फर्क पड़ता है, जानवर के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने मर जाए, लंपी के अंदर मरे ही ना। लिख लिया एसडीडीसी। चलो, सर पूछ रहे थे कि सर किसी भी नस्ल के रूप में पंजीकृत करने के लिए कितने जानवरों की आवश्यकता होगी? संस्था का नाम है एनबीजीआर, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स एंड रिसोर्सेज। राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक
एवं संसाधन ब्यूरो कहां पर है? करनाल, हरियाणा। भारत में नस्लों का पंजीकरण कौन करता है? एनबीजीआर। ठीक है। वर्तमान में कुल नस्लों की अगर बात करते हैं, पंजीकृत नस्लों की अगर बात करते हैं 220, 219 देसी नस्लें +1 सिंथेटिक नस्ल। सिंथेटिक ब्रीड की अगर बात करते हैं, नेशनल ब्यूरो ऑफ BUR सिंथेटिक ब्रीड का नाम है फ्रिसवेल, जो बनी है HF और साहिवाल के संकरण से। तो एनबीजीआर भारत के अंदर नस्लों के पंजीकरण का कार्य करता है। चूंकि पशुगणना शुरू होने वाली है, तो नस्लों के ऊपर अगर बात करते हैं तो नस्ल वाली पशुगणना होनी है। ठीक है। तो एनबीजीआर ने नस्लों के पंजीकरण का कार्य किया है। वर्तमान के अंदर अगर बात करते हैं तो 220 नस्लें हैं। भारतीय नस्लों की अगर बात करते हैं तो 219 नस्लें हैं, और एक नस्ल को सिंथेटिक ब्रीड का दर्जा दिया गया है, और उस सिंथेटिक ब्रीड का नाम है फ्रिजवेल, जो बेसिकली HF और साहिवाल के संकरण से प्राप्त हुई है। सर, यदि कोई पशुपालक अपने पशु के साथ क्रूरता करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है क्या? बिल्कुल की जा सकती है। ठीक है ना। तो नस्लों के लिए मिनिमम एनिमल कितने होने चाहिए इसका तो पता मेरे को भी नहीं है, लेकिन गूगल से एनबीजीआर के नंबर लेना और उनको फोन करके पूछ लेना। इसके अलावा एक और नाम आता है IGFRI। पूरा नाम है इंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान। कहां पर है? झांसी। और झांसी कहां पर है? यूपी के अंदर। IGFRI का नाम भी लिखोगे? सर, अभी जो भर्ती आई थी पशुपालन प्रबंधन संस्थान या विभाग की ओर से, वो फेक है या रियल है? देखो मेरी बात सुनो। पशुपालन विभाग के अलावा जितनी भी आपकी भर्तियां आती हैं सब प्राइवेट है। और प्राइवेट का मतलब ये है, उसके अंदर जो आपका जॉब चार्ट रहेगा बेसिकली उनके कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनको मार्केटिंग करनी है, और मार्केटिंग के साथ में बेचना भी है। जितने प्रोडक्ट आप बेचोगे उसका उतना ही कमीशन आपको दिया जाएगा। मिनिमम कर दिया उन्होंने, भाई 500 पीपी अगर महीने की बेचोगे तो आपको 15,000 रुपए दे दी जाएंगे। 500 से ज्यादा बेच लोगे तो आपको उस हिसाब से ज्यादा कमीशन दिया जाएगा। तो देख लेना तुम्हारे हिसाब से। 850 रुपए लग रहे हैं फार्म के।
अगर पानी में फेंकने का मन हो तो भर लेना, कोई बात नहीं, मना नहीं करेंगे। अरे लिखो रे लिखो, क्या कर रहे हो तुम, इतना टाइम हो गया, 2 घंटे हो गए तुम्हारे को लिखते हो, अभी तक लिखा हुआ पूरा नहीं हो रहा तुम्हारा। लिखो जल्दी जल्दी। बातें नहीं करोगे रे। सर आज विश्व पशु कल्याण दिवस है। वर्ल्ड एनिमल डे है आज वैसे। राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड कहां पर है? राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड कहां पर है? लिख लिए? जयपुर के अंदर। डायरेक्टरेट के जस्ट पीछे आरएलडीबी, आरएलडीबी के जस्ट पीछे राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड, और उसके पीछे गोपालन निदेशालय, सब एक जगह ही अपने। लिखो राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड। लिखोगे राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड। राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड, जयपुर। राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड, जयपुर। जयपुर के अंदर। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960। इसके अलावा विश्व पशु दिवस, वर्ल्ड एनिमल डे 4 क्या है आज? अक्टूबर, 4 अक्टूबर। पशुओं के साथ में किसी भी प्रकार की क्रूरता करना पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। आपको अगर थोड़ा सा ध्यान हो तो जैसे तेज गर्मियां पड़ती है ना, उस टाइम कलेक्टर की तरफ से एक ऑर्डर आता है कि भरी दोपहर के अंदर पशुओं से काम लेना मना है, जब तक धूप पड़ रही है तब तक। वो टाइमिंग फिक्स कर देते हैं भाई 11 बजे से लेकर 3 या 4 बजे तक, जब तेज धूप पड़ रही होती है। अब जब धूप आपको लग रही है तो पशुओं को भी लग रही है, तो उसी तेज धूप के अंदर पशुओं को काम में लेना, आप उसके साथ में क्रूरता कर रहे हो, और ये दंडनीय अपराध है। किसके अंतर्गत? पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के अनुसार। क्या सर? सर वो काम है, क्रूरता नहीं है। आप काटोगे नहीं तो मीट कैसे बेचोगे? दुनिया की मोर देन 50% आबादी नॉनवेज खाती है, और जिस दिन उन्होंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया और वेजिटेरियन बन गए, आप भूखे मरोगे उस टाइम पे। तो वो तो जरूरी, वो क्रूरता की श्रेणी में नहीं आएगा। क्रूरता उसे कहेंगे कि मारने के लिए 2 विधियां दे रखी है, झटका और हलाल, है ना। इसके बजाय क्रूरता इसे कहेंगे कि जानवर को मारना था आपने, आपने उसके 4-5 जगह चाकू मार लिए और बैठ गए कि भाई मर रहा है, वो तड़प रहा है, वो क्रूरता की श्रेणी के अंतर्गत आएगा। ठीक है ना? बहुत इतना आज
कितने हो गए? 12। चलो ठीक है आज।